हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे वीडियो का फाइनल टेस्ट 3 के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। 2 अपन चर्चा कर चुके हैं, तीसरा आज ये होने वाला है मेरे भाई। अपनी ये जो श्रृंखला है साथियों, अपन 15 टेस्ट इसमें करेंगे, जिसके अंदर से 5 तो कलाम एकेडमी के करने वाले हैं मेरे भाई, और जो 10 होंगे वो बूस्टर एकेडमी के करेंगे। ये टोटल मिलाकर अपन 15 पेपरों का एनालिसिस करेंगे साथियों। तो आपका जो तैयारी है बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। और साथियों, जो आपकी टॉप 100 एमसीक्यूज वाली श्रृंखला चल रही है उसको देखना न भूला करो साथियों। उसके अंदर से आपका एक क्लास के अंदर से एक एक सब्जेक्ट का बढ़िया तरीके से रिवीजन हो रहा है। पूरे सिलेबस को कवर करते हुए आपके पास में 100 एमसीक्यूज करवाए जाते हैं, जिससे आपकी तैयारी बढ़िया हो जाती है मेरे भाई। और करंट अफेयर की क्लासेज चल रही है, एक आर्थिक समीक्षा की ओर आएगी मेरे भाई, जिसके अंदर से कंप्लीट आर्थिक समीक्षा है। उसके अंदर से अपन टॉप 100 एमसीक्यूज देखेंगे, जिससे आपका रिवीजन बढ़िया हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आज का अपन पहला सवाल क्या दे रखा है, बहुत सारे लोगों के कमेंट आएंगे कि कलाम एकेडमी का है। देखो मेरे भाई, आपके पास में जो पीडीएफ फाइल दिख रही है वो कलाम एकेडमी का पेपर है। फाइनल 3 हुआ था, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो देखो, हिंदी हिंदी वाले विजिबल कर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा आसान रहेगा, ठीक है। सवाल क्या दे रखा है, देखो, निम्नलिखित में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना 2017-18 राजस्थान के कौन से जिलों से प्रारंभ किया गया। ये थोड़ा सा याद रखना साथियों। ऑलमोस्ट आपको वो सारे सवाल मिल जाएंगे जो आपने टॉप 100 वाले एमसीक्यू जो किया था उसमें से आपको देखने को मिलेंगे। तो बात करें, देखो साथियों, कहाँ से स्टार्ट किया गया था। ये कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर से शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है, देखो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8 में 2014-15 में कौन सी फसलों को सम्मिलित किया गया। कौन सी फसलों को सम्मिलित किया गया मेरे भाई। इसके अंदर से जो फसलें आती हैं वो आती हैं, देखो, गेहूं को शामिल किया गया, साथ ही बात करें दलहन को भी किया गया, मोटे अनाज को भी किया गया और वाणिज्यिक फसलों को भी शामिल किया गया। तो साथियों, सारी फसलों को इसके अंदर से शामिल किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल क्या दे रखा है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तथा सलूमपुर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं। तो साथियों, किस में आते हैं, ये आते हैं 4B के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में असुमेलित युग्म का बताना है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में है, स्टेट वुलन मिल्स बीकानेर में है, कृषि एवं खाद्य प्रशिक्षण क्षेत्र तिवरी जोधपुर में है। दूसरा दे रखा है बायोडीजल रिफाइनरी लूणकरणसर बीकानेर दे रखा है। तो ये बात साथियों यहाँ पर से गलत आती है, क्योंकि बायोडीजल रिफाइनरी है ये आपको जामरकोटा उदयपुर के अंदर से देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है 5 का। 5 के सवाल के बारे में बात करें तो सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 की तरफ आपको बैराज दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनको जिला दे रखा है। पहला बात करते हैं अपन रामगढ़ बांध बैराज है साथियों, आपको 12 में देखने को मिलेगा। रामगढ़ बांध है ये आपको बैराज है, ये कहाँ पर से मिलेगा, 12 में आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई। कौन सी नदी पर, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। तो कौन सी नदी आती है मेरे भाई, वो आती है कूल नदी, ठीक है। कूल नदी 12 में आपको याद रखना है। और पूरा याद रखो ना, अगर 12 नहीं देता तो याद रखना साथियों, कौन सा, किशनगंज आपको याद रखना है। कौन सा याद रखना है, किशनगंज आपको याद रखना है। दूसरा बात करते हैं नवनेरा बैराज। नवनेरा बैराज है मेरे भाई, ये आपको कहाँ पर मिलेगा, कोटा में मिलेगा, ठीक है। और कौन सी नदी पर है वो भी याद रखना मेरे भाई, याद आता है काली सिंध। कौन सी नदी आती है मेरे भाई, याद रखना, काली सिंध। काली सिंध नदी आती है, उसके ऊपर बना हुआ है, कोटा के अंदर से आपको याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेज बैराज। तो मेज नदी पर ही है मेरे भाई ये, ठीक है। और ये कहाँ पर से है, बूंदी के अंदर है, याद रखना मेरे भाई। और बूंदी में भी ज़्यादा पूछे तो याद रखना कौन सा, इंद्रगंड। कौन सा, इंद्रगंड के अंदर से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, कौन सा आता है, राठौड़ बैराज। राठौड़ बैराज भी नाम मिल सकता है, फिर या फिर मिल सकता है आपको निमोद राठौड़ बैराज भी नाम मिल सकता है। तो साथियों, आपको सवाई माधोपुर में देखने को मिलेगा। और कौन सी नदी पर है, बनास नदी के ऊपर है, ये भी थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई। और सवाई माधोपुर में भी कहाँ पर से, तो याद रखना चौथ के बरवाड़ा के अंदर से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर से ए में पहला है, बी में चौथा है, सी में दूसरा है, डी में
तीसरा आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर से देखो कौन सा सही रहेगा वो मिल जाता है। देखो यहाँ पर से ऑप्शन मिला लेते हैं अपन। आपका ए में पहला ठीक है, दूसरे वाले में बात करते तो दूसरे में कौन सा बताया था, चौथा बताया था, तो दूसरे में चौथा ये भी आ गया और ये भी आ गया, तो यहाँ पर से कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल क्या दे रखा है देखो, निम्नलिखित में से इंदिरा गांधी नहर परियोजना लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले में असम्मिलित पूछ रखा है मेरे भाई। पहला बात करते हैं, देखो नाम दे रखा है बागड़सर लिफ्ट नहर। बागड़सर लिफ्ट नहर है मेरे भाई, इसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करें तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है तेजाजी। तेजाजी लिफ्ट नहर भी इसको कहते हैं, ठीक है, तेजाजी लिफ्ट नहर इसको कहा जाता है, बागड़सर लिफ्ट नहर को। तो यहाँ पर से क्या दे रखा है इसने, हनुमानगढ़ और चूरू दे रखा है लाडले। तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है, क्योंकि ये जो नहर है ये ओनली ऑन बीकानेर की है मेरे भाई। किसकी है, बीकानेर की है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर से कौन सा लगाओगे, पहले वाला लगा दो, और सारे यहाँ पर से सही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है कि मंगलम सीमेंट कारखाना स्थित है, तो कहाँ पर से है मेरे भाई, ये आपको मिलेगा मोडक के अंदर से। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से जैसलमेर जिले में स्थित चीने वाला टिब्बा कौन सा, याद रखना मेरे भाई, चीने वाला टिब्बा कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात की जाए मेरे भाई, तो यहाँ पर से आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी। चीने वाला जो टिब्बा है मेरे भाई, यहाँ पर से खनिज तेल के लिए फेमस माना जाता है। क्यों प्रसिद्ध है, देखो साथियों, खनिज तेल के अंदर से बात करें तो जैसलमेर के अंदर से सादे वाला, बागे वाला, तन्नोट और चीने वाला टिब्बा फेमस माने जाते हैं। अब बात करें, बहुत सारे लोगों का कमेंट आएगा कि प्राकृतिक गैस, तो मेरे भाई जो प्राकृतिक गैस है ये जैसलमेर में ही आपको मिलेगा। तो जैसलमेर में भी कहाँ पर से, तो याद रखना डोडे वाला, घुमाने वाला, रामगढ़, तन्नोट, ठीक है, और मिनिहारी, टिब्बा और एक और नाम आता है साथियों घोटारू। ये जिले आप, ये स्थान हैं जो यहाँ पर से प्राकृतिक गैस के लिए फेमस माने जाते हैं, ठीक है। और बात करें यहाँ पर से देखो दूसरा कौन सा आता है, यहाँ पर से कोयला जाता है। कोयला के बारे में बात करें तो आपको बाड़मेर में मिलेगा, ग्रिल, जालिपा, कपूर ये देखने को मिल जाता है। काला संगमरमर की बात करें तो साथियों यहाँ पर से कौन सा आता है, नाम आ जाता है भेसलाना। और भेसलाना कहाँ पर है मेरे भाई, जयपुर। ये थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दोनों चीज़ों में कन्फ्यूजन मत होना मेरे भाई। आप लोग कमेंट करोगे कि प्राकृतिक गैस आपका सही आंसर रहेगा, लेकिन सही आंसर बात करें तो आपका खनिज तेल रहने वाला, क्योंकि खनिज तेल है ये सादे वाला, बागे वाला, तन्नोट और चीने वाला टिब्बा के अंदर से आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। प्राकृतिक गैस के अंदर से बात की जाए तो प्राकृतिक गैस में दोबारा से बता देता हूँ, डाडे वाला, घुमाने वाला, रामगढ़, तन्नोट और मिहरी टिब्बा, याद रखना सॉरी मनिहारी टिब्बा है वो, और दूसरा नाम आता है घोटारू। ये आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई नौ के सवाल के बारे में। नौ का सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से कौन सी झील में खारवाल जनजाति के लोग नमक के क्रिस्टल बनाने हेतु मोल्डी झाड़ी की टहनियों का प्रयोग करते हैं। तो मेरे भाई सीधी सी बात आ जाती है, वो नाम आ जाते हैं पचभद्रा, ठीक है। और पचभद्रा के अंदर से साथियों 98% NaCl पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, याद रखना। और ये है कहाँ पर मेरे भाई, ये भी थोड़ा सा याद रखना, ये बालोतरा में है। कहाँ पर से है, बालोतरा में आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करें डीडवाना, तो डीडवाना में आपको देखने को मिलेगी। एक से आती है साथियों सांबर झील, ठीक है। सांबर झील साथियों एक तो डीडवाना, कुचामन और जयपुर और अजमेर, इन 3 जिलों के अंदर से आपको देखने को मिलेगी साथियों। और सांबर झील के अन्य नामों के बारे में अपन बात करें तो साथियों इसको क्या कहता है, देवयानी, देवयानी झील भी इसको कहा जाता है। एक आता था साथियों तीर्थ की रानी, सॉरी तीर्थ की नानी इसको कहा जाता है। एक और याद रखना साथियों, इसको क्या कहा जाता है, कुष्ठ रोग, या फिर बोल सकते हैं कुष्ठ निवारक झील भी इसको कहा जाता है। ये तीनों चारों नाम थोड़ा से याद रख लेना, कभी कभार पूछ लेता है। दूसरा बात करें कावोद झील, ये जैसलमेर में है। कहाँ पर है मेरे भाई, जैसलमेर में आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, ये लो भाई 10 का सवाल आ गया। सवाल के बारे में बात करें तो सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। पहले बात करें देखो साथियों, पायराइट फास्फेट एंड केमिकल लिमिटेड, ये आपको कहाँ पर से देखने को मिलेगा मेरे भाई, सिक्कर में देखने को मिलेगा, तो इसमें पहले वाले में मिला दो। दूसरा बात करें सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट है, ये कहाँ पर से मिलेगा मेरे भाई, ये आपको मिल जाता है कहाँ पर से, सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा मेरे भाई, ये लो अलवर में मिल जाता है। राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिक्स लिमिटेड है, ये आपको कहाँ पर से देखने को मिलेगा, ये आपको जयपुर में देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करें तो साथियों दूसरा कौन सा दे रखा है, राजस्थान
एलोवे एलो एक्सपेलेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड है, ये आपको धौलपुर में देखने को मिल जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ए में पहला है और बी में तीसरा। ए में पहला, बी में दूसरा, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल क्या दे रखा है, देखो सवाल दे रखा है मेरे भाई कि निम्न में से राजस्थान में वर्ष 2023-24 में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में कपड़ा क्षेत्र का योगदान पूछा गया है। ठीक है, तो कितना है? 10.54%। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क के संदर्भ में सम्मिलित नहीं है, वो पूछा गया है। तो कौन सा नहीं है मेरे भाई? याद रखना, इसमें से पूछा क्या गया है तो यह जाता है लेदर पार्क मानपुरा मोचड़ी। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कोटा, ये आपको यहाँ पर से देखने को नहीं मिलेगा, याद रखना है। ये कौन सा था साथियों? यहाँ पर से कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कोटा में नहीं है, ये कहाँ पर से है? ये जयपुर में है मेरे भाई। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान खनन नीति 2024 की मुख्य विशेषताएं पूछी गई हैं। मुख्य विशेषताओं के बारे में अपन चर्चा करें। देखो पहली आ जाती है आर्थिक विकास और निवेश, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें तो स्थिरता, और दूसरा कौन सा दे रखा है? ESG अनुदान दे रखा है। ठीक है, और अवैध खनन दे रखा है, ये बात भी सही है। लेकिन मूल्य संवर्धन द्वारा उत्पादों की विविधता को प्रोत्साहित करना, ये बात नहीं मिलती है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है मुख्य विशेषताओं के अंदर से। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा मेरे भाई? तीसरा रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा कि ग्रामीण गैर कृषि विकास अधिकरण द्वारा चलाई जा रही प्रमुख क्लस्टर परियोजनाएं कौन सी हैं? तो कौन कौन सी आ जाती है मेरे भाई? उन परियोजनाओं के बारे में बात करते हैं। पहला बात करें शेखावाटी टाई एंड डाई क्लस्टर परियोजना, ये है। दूसरा बात करें तो बाड़मेर कसीदीकारी CSR क्लस्टर परियोजना, ये भी है यहाँ पर से। ठीक है, और दूसरा बात करें ताल छापर हस्त शिल्प क्लस्टर परियोजना, ये बात भी है साथियों। बानसूर चरम क्लस्टर परियोजना, ये भी आपको यहाँ पर से देखने को मिलेगी। तो सारी परियोजना यहाँ पर से देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और साथियों थोड़ी सी पटाखों की आवाज़ आ रही होगी साइड में, तो उसको थोड़ा सा नॉइज़ को नेगलेक्ट कर देना, क्योंकि दीपावली है, लोग बना रहे हैं, पर हम आपके लिए कंटेंट बना रहे हैं साथियों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत विकसित इन्वेस्टमेंट जोन पूछा गया। तो साथियों खुसखेड़ा भिवाड़ी निमराना अलवर, ये आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से देहाती सभा का संबंध पूछा गया है। तो देहाती सभा साथियों क्या है? सहकारी साख समितियों का प्रचलित पुराना नाम था देहाती सभा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कितना दे रखा है? 17 का सवाल बात करते हैं। ये रहा भाई 17 का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजनाएं विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं की गई? तो कौन सी नहीं है मेरे भाई? उसके बारे में अपन बात करें तो याद रखना साथियों, वो आ जाती है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना है, ये विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित नहीं की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। सवाल दे रखा है कि RCDF जर्म प्लाज्मा स्टेशन राजस्थान में कौन से ज़िले में स्थापित किया गया है? तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना साथियों। तो ये कहाँ पर से किया गया है? जोधपुर के अंदर से किया गया है, नरवा खींचियान के अंदर से। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन परियोजना किसके द्वारा वित्त पोषित है? तो साथियों किसके द्वारा वित्त पोषित है? यह आ जाती है JIC के द्वारा, CA के द्वारा प्रस्तावित वित्त पोषित है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम चरण तृतीय के संदर्भ में असत्य कथन पूछा गया है। तो असत्य कथन कौन सा होगा? पहला बात करते हैं, यह परियोजना जनवरी 2021 से 2028 तक जारी रहेगी, ये बात यहाँ पर से गलत आ जाती है, यही आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? 21 का सवाल दे रखा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी आ जाती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो आपकी क्लास लगी थी शॉर्ट नोट्स वाली, और टॉप 100 अपन MCQs किए थे, वो पढ़ लेना, काफ़ी है, उससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर से करवा रखी हैं, आप चाहे इन टेस्ट में देख लेना साथियों। तो देखो साथियों, सबसे पहले क्या दे रखा है कि साइबेरिया का मैदान स्थित है। साइबेरिया का जो मैदान है साथियों, ये आपको कहाँ पर से देखने को मिलेगा? ये यूराल पर्वत और लीना नदी के मध्य आपको देखने को मिलेगा। और कहाँ पर है मेरे भाई? रूस में है मेरे भाई। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? तीसरा सही रहेगा। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं इन्हीं के बारे में, बात हो रही है तो
आमू दरिया व सर दरिया नदियों के मध्य आपको कौन सा देखने को मिलेगा मेरे भाई? नाम आ जाता है तुरान का मैदान। कौन सा मिलेगा मेरे भाई? तुरान का मैदान देखने को मिलेगा। दजला फरात नदियों के मध्य बात की जाए तो साथियों याद रखना ये कहाँ पर से है? ये इराक में है। इम्पोर्टेंट है दजला फरात नदियों वाला। तो यहाँ पर से कौन सा मैदान मिलेगा मेरे भाई? याद रखना मेसोपोटामिया। कौन सा मिलेगा? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया यहाँ पर से का मैदान है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। और बात करते हैं एल्ब्रूज और जेग्रोस पर्वत श्रेणियों के मध्य आपको कौन सा मिलेगा मेरे भाई? यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा ईरान का पठार। ठीक है, ईरान का पठार देखने को मिलेगा। आपका जो आंसर था कौन सा था मेरे भाई? तीसरे वाला था। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से विश्व में कौन सी नदी के लिए सबसे पहले डेल्टा स्थलाकृति का प्रयोग किया गया था? तो किसके लिए किया गया था मेरे भाई? याद रखना नील नदी के लिए किया गया था। विश्व की सबसे लंबी नदी है, याद रखना सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाली नदी है अमेजन है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। और बात की जाए जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका उद्गम मानसरोवर झील तिब्बत से इसका उद्गम होता है। गंगा नदी के बारे में बात करें तो आप सबको पता है कि गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैककिले कौन से पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना साथियों, ये अलास्का श्रेणी में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, दूसरा बात करते हैं यहाँ पर से रॉकी पर्वत का नाम आ जाता है। तो साथियों कौन सा नाम आता है? रॉकी पर्वत की एक ऊंची चोटी मिलेगी माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट की जो ऊंची चोटी है उसकी ऊंचाई है 4400 मीटर। ऊंचाई नहीं पूछेगा, बस चोटी पूछेगा आपसे। दूसरा बात करें मैकेंजी श्रेणी के अंदर से बात करें तो साथियों ये आपको कनाडा में देखने को मिल जाती है, याद रख लेना। एक और बात करें माउंट मिकेले है, इसकी जो चोटी की ऊंचाई है वो कितनी है? 6190 मीटर आपको देखने को मिलेगी। ये थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, वैसे मैं दोबारा से बता देता हूँ कि चोटी की ऊंचाई नहीं पूछता है, पर ये है कहाँ पर ये पूछता है। एंडीज पर्वत श्रेणी, ये इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई। एंडीज पर्वत श्रेणी के अंदर से बात करें तो साथियों यहाँ पर से ये दक्षिणी अमेरिका में है लाडले। कहाँ पर से? दक्षिणी अमेरिका के अंदर से। और बात की जाए तो यहाँ पर से जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम आता है एकांगगुआ। क्या नाम आता है मेरे भाई? नाम याद रखना एकांगगुआ। इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को मिलेगी जिसकी ऊंचाई आ जाती है 6960 मीटर। ये थोड़ा सा याद रख लेना। ये एकांगगुआ है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। एंडीज पर्वत श्रेणी की आपको देखने को मिलेगी। आपका जो आंसर सही रहेगा वो तीसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित महान झीलों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम पूछा गया है। देखो साथियों इससे दो सवाल बनते हैं। एक तो महान झीलों का पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम पूछ लेता है, या फिर क्षेत्रफल के अनुसार घटता हुआ क्रम पूछ लेता है। बस यही क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। बात करें देखो साथियों पश्चिम से पूर्व की तरफ बात हो रही है तो कौन कौन सा आएगा? सबसे पहले सुपीरियर, फिर मिशिगन, हुरन, ईरी और ओंटेरियो आ जाता है। आपका ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। ठीक है, पहला यहाँ पर से सही रह जाता है, इसके अनुसार बात हो रही है। और बात करें मेरे भाई अगर पूछ लिया जाए किसके बारे में? क्षेत्रफल के अनुसार घटता हुआ क्रम पूछ लिया था, उस नाम को किसका आएगा? सबसे पहले नाम आता है सुपीरियर का नाम आता है। किसका नाम आता है मेरे भाई? सुपीरियर का जाता है। ये थोड़ा सा याद रख लेना। सुपीरियर के बाद में आता है साथियों हुरन का आता है। क्या नाम आता है? हुरन का जाता है। फिर बाद में साथियों किसका नाम आता है? मिशिगन का आता है। किसका नाम आता है? मिशिगन का। और मिशिगन के अंदर से बात करें तो साथियों कौन सा आता है? ईरी का जाता है। किसका जाता है? ईरी का जाता है। और ईरी के बाद में साथियों लास्ट कौन जाता है? ओंटेरियो आ जाता है। ये आपको देखने को मिलेगा। ये तो देखो साथियों ये किसका क्रम है? ये क्षेत्रफल के अनुसार क्रम है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार घटता क्रम है, ये पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। बस ऐसा ही सवाल बनेगा, ज़्यादा कुछ खास इससे बनेगा नहीं। वैसे सारी चीज़ें मैंने करवा रखी हैं, वो सारी चीज़ें देख लेना, उसमें आपका कल्याण हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें निम्न में से कौन से वनस्पति क्षेत्र शिकार की भूमि, बोले तो शिकार की भूमि के नाम से जाने जाते हैं? तो साथियों क्या नाम जाता है? ग्रान चाको कहा जाता है। ग्रान चाको किसको कहा जाता है? शिकार की भूमि को कहा जाता है। एक आता है साथियों कटिंगा। ये कटिंगा क्या चीज़ है मेरे भाई? ये कटिंग आ जाती है जो अर्ध शुष्क वनस्पति वाला झाड़ी नुमा जो वनस्पति क्षेत्र होता है उसको कहा जाता है। ठीक है, कटिंगा को। दूसरा बात करें नाम आता है फेजेंडा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो ब्राज़ील होती है उस ब्राज़ील के अंदर से जो कॉफ़ी, अरे जो कॉफ़ी पिया करो बोल रहे, कॉफ़ी और कहवा, कहवा के जो बागान होते हैं उनको कहा जाता है। ये थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई।
पेन ज़्यादा मोटा हो गया ये लो, के बागान होते हैं उनको कहा जाता है। स्टेपिज क्षेत्र बात करें तो साथियों ये घास के मैदान होते हैं जो पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के अंदर से पाए जाते हैं, ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है कि निम्न में से विश्व के समस्त महाद्वीपों में सबसे निम्नतम बिंदु डेम्स ग्लेशियर कौन से महाद्वीप में स्थित है। तो साथियों सबसे जो निम्नतम बिंदु आपको देखने को मिलेगा वो अंटार्कटिका महाद्वीप में देखने को मिलेगा लाडले। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा आ गया मेरे भाई, ये आ गया 27 का। बात करें इसके बारे में तो निम्नलिखित में से असुमेलित युगम बताना है। मरुस्थल और उनकी अवस्थिति के बारे में बात कर रही है तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक बात आती है। आटाकामा मरुस्थल नामीबिया और तंजानिया में दे रखा है, तो नामीबिया में तो मेरे भाई नामीब मरुस्थल ही है और तो कुछ है ही नहीं इसमें। आटाकामा मरुस्थल के बारे में बात करें तो साथियों ये दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर चिली और पेरू, कौन से मेरे भाई, चिली और पेरू देश में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चिली और पेरू के अंदर से, ये थोड़ा सा याद रखना। आटाकामा मरुस्थल है साथियों, यहाँ पर से नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं और साथियों ये विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल भी माना जाता है आटाकामा मरुस्थल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना, आपका असुमेलित ये मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में आर्कियन पर्वत का उदाहरण। आर्कियन पर्वत का उदाहरण बात करें तो साथियों आपकी कौन सी मिलती है, अरावली पर्वतमाला मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक का कारक आपसे पूछा गया। तो जल प्रदूषक का जो कारक है वो आर्सेनिक आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन के संबंध में COP28 का आयोजन स्थल पूछा गया, तो कहाँ पर है मेरे भाई, दुबई आपको लगा देना है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से थार के मरुस्थल का भाग नहीं है। तो थार के मरुस्थल का भाग कौन कौन सा नहीं है, शाहबाद उच्च भूमि आ जाता है, देवगढ़ का पीडमांट का मैदान है, ये आपको दोनों नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि जब अपन राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ते हैं उस ज्योग्राफी के अंदर से अपन क्या करते हैं, ये आपको जैसे पूर्वी जगह है वहाँ पर से देखने को मिलेगा, पूर्वी साइड के अंदर से। तो आपका पहला और चौथा यहाँ पर से सही रहेंगे, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है 32 का। सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन करना है। पहला बात करें, तारागढ़ चोटी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ठीक बात है मेरे भाई। रोजा भाकर जालोर पर्वत का सर्वोच्च शिखर है, ना 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 यह बात को ना, तो यहाँ पर से कौन सा जाती है मेरे भाई, सुंदा माता पर्वत है। कौन सा जाती है, सुंदा माता पर्वत आपको देखने को मिलेगा। इसकी श्रेणी ज़्यादा मिलेगी, तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है मेरे भाई, 991 मीटर है। कितनी है, 991 मीटर है मेरे भाई। और बात करेंगे इसके बारे में, 991 मीटर के साथ में इसकी ऊंचाई और ज़्यादा पूछ ली जाए, ऊंचाई तो ये आ गई मीटर में, अगर फिट में बात की जाए तो कितनी आएगी, 3252 फीट। ये थोड़ा सा याद रख लेना, ये गलत हो गया। दूसरा बात करें, परवेरियर और सूराघाट मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे हैं, बात एकदम सही है, पहला ए और सी सही रहेंगे साथियों। तो यहाँ पर से कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है, निम्नलिखित में से सत्य कथन बताना है। दोबारा से सत्य कथन वाला आ गया। ऐसे सवाल बनते हैं तो याद रखना साथियों, जैसे आपका पूरा टॉपिक पढ़वा करो, सारी चीज़ें मत ऐसे मत छोटा करो कि ये चीज़ें नहीं आएंगी। जब तक आपका पूरा टॉपिक नहीं पढ़ेगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। बात करते हैं देखो साथियों, और इसीलिए मैं कथन कारण वाले ज़्यादा क्वेश्चन करा रहा हूँ। पहला बात करें, उड़िया पठार आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है, ठीक बात है। बोराट पठार उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित है, यह बात भी सही है। दूसरा बात करें, पोतवार पठार उत्तरी पूर्वी अरावली में स्थित है, यह बात भी यहाँ पर से सही है। तो ये तीनों कथन सही है, तो यहाँ पर से दूसरा सही लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान के कौन से जिले से होकर नहीं गुजरती है। तो वो कौन सी नहीं गुजरती है मेरे भाई, ये पाली से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, और इनमें तो आपको पता है कि चूरू, बाड़मेर, बीकानेर में तो सारों में ये तो देखने से पता चल रहा है, तो आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन को पहचान करनी है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं पहले ऑप्शन के बारे में, अधिकांश वर्षा मानसूनी हवाओं से सितंबर से दिसंबर के मध्य होती है। कहाँ होती है, नहीं होती ना, माउंट कहाँ होती है इतनी। दूसरा बात करें, अरब सागरीय मानसून राज्य में अधिक वर्षा करता है, कहाँ करता है, नहीं करता। झालावाड़ में औसतन 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यह बात भी यहाँ पर से गलत आती है। दूसरा बात करें, पश्चिमी विक्षोभ राज्य में शीतकाल में वर्षा करते हैं, बात एकदम सही है, ऑप्शन नंबर चौथा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं,
नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, सवाल दे रखा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, वो बात हो रही है। तो सीधा सा पता चल रहा है मेरे भाई, BSHW, यहाँ पर से चित्तौड़गढ़ कहाँ गया, चित्तौड़गढ़ नहीं आएगा ना मेरे भाई। तो इसके अंदर से तो बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, सिरोही, पाली, जोधपुर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये आते हैं BSHW के अंदर से। तो चित्तौड़गढ़ तो आएगा नहीं। तो चित्तौड़गढ़ किस में आएगा, ये आएगा मेरे भाई CWG के अंदर से आएगा। तो ये एक तो ये लगा लो। दूसरा बात करते हैं CWG, यहाँ पर से जयपुर में आता है, ठीक है। दूसरा तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा, C सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर से मैंने बता दी कि कौन कौन से जिले आते हैं, दोबारा से बता देता हूँ। बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, सिरोही, पाली, जोधपुर, नागौर, डेढ़वाड़ा, कुचामन, चूरू, सीकर, झुंझुनू ये आते हैं। अब थोड़ा सा कभी कभार पूछ लेता है कि इनके आपको प्रतिनिधित्व वाले जिले पूछ लेता है। तो याद रखना CWG का जो प्रतिनिधित्व जिला है मेरे भाई, ये टोंक है। दूसरा आप बात करें BSHW का कौन सा है, ये बहुत बार पूछा गया है, नागौर है, ठीक है। और एक आता है BWHW, इसका जो प्रतिनिधित्व जिला है वो मेरे भाई कौन सा है, बीकानेर में। कौन सा है, बीकानेर है। और AW के बारे में बात करें तो साथियों डूंगरपुर है। कौन सा है, डूंगरपुर आपको याद रखना है। तो ये ऑप्शन नंबर थोड़ा सा यहाँ पर से याद रख लेना, आपका जो सही आंसर रहेगा सेकंड वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है निम्नलिखित नदी और संबंधित जिला दे रखा है, तो सही सुमेलित नहीं है वो पूछा गया है। पहला बात करते हैं वेत्रक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा दे रखा है, डूंगरपुर में है प्रिय। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से पहला लगा दो, कहाँ पर है, डूंगरपुर में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से असुमेलित बताना है, जिसके अंदर से एक तरफ नदी दे रखी है, दूसरी तरफ उद्गम स्थल दे रखे हैं। पहला बात करें ब्राह्मणी, तो ये ब्राह्मणी हरिपुरा गांव चित्तौड़गढ़ के निकट से निकलती है, ठीक बात आ जाती है मेरे भाई। दूसरा अपन बात करें तो दूसरा कौन सा आता है, दूसरा दे रखा है मेज नदी, यहाँ पर से जावद पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश, ये तो कहाँ से निकलती है, नहीं भीलवाड़ा से निकलती है मेज नदी तो। और भीलवाड़ा से भी कहाँ पर से, बिजोलिया से। कहाँ से निकलती है मेरे भाई, बिजोलिया से निकलती है, बिजोलिया भीलवाड़ा से। तो यहाँ पर से याद रख लेना, ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सागरमती तथा सरस्वती धाराओं का मिलन स्थल आपसे पूछा गया, तो कौन सा मेरे भाई, गोविंदगढ़ आपको बता देना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान वन संपदा के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। सवाल बढ़िया है मेरे भाई। सबसे पहले बात करें उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा बात करें मेरे भाई असत्य कथन के बारे में बात करें तो देखो वो बात करेंगे। दूसरा बात करें रेगिस्तानी क्षेत्र को छोड़कर शेष संपूर्ण राजस्थान दोकड़ा वन पाए जाते हैं, ये बात भी सही है। शुष्क सागवान वन है वो 70 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये बात भी सही है। दूसरा बात करें उपोष्ण पर्वतीय वन राज्य के कुल क्षेत्रफल के 2.39% भूभाग पर विस्तृत है, नहीं भाई ये तो 1% पर ही है, तो ये असत्य आ जाता है, लगा दो भाई इसको, चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा देखो साथियों, सवाल है कि राजस्थान में सालर वन पाए जाते हैं, तो सालर वन है साथियों ये उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ISFR 2023 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में सर्वाधिक वन अग्नि घटनाएं दर्ज की गई, तो किस में दर्ज की गई मेरे भाई, उदयपुर में दर्ज की गई। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित पशु और मुख्य नस्ल के बारे में असुमेलित उद्गम के बारे में बात हो रही है। पहले बता रखा देखो साथियों बकरी की कौन सी नस्ल बता रहा है, यहाँ पर से एग्जामिनर आपसे बता रहा है कि सोनाड़ी, तो सोनाड़ी तो मेरे भाई किसकी होती है, भेड़ की होती है ना, ये भेड़ की होती है। ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। बकरी की नस्लों के बारे में बात करें जिसमें से मारवाड़ी, लोही, जखराना, अलवरी, शेखावाटी, पर्वतश्री, बारबरी और सिरोही, जमुनापरी ये सारी होती हैं, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर पहला लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं 2001 और 2011 के मध्य राजस्थान जनसंख्या के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला बात करते हैं नगरीय दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में दर्ज की गई, ठीक बात आती है। शिशु लिंगानुपात में कमी दर्ज की गई, ये बात भी ठीक है। जनसंख्या घनत्व 35 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज हुई, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर से आपको सत्य कथन के बारे में पूछ रहा है, तीनों सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर लगा दो तीसरा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है कंप्यूटर का मेरे भाई, निम्न में से कौन सा डेटा टाइप MS एक्सेल में नहीं होता,
तो साथियों कौन सा नहीं होता, लेवल का नहीं होता। वैसे मैंने इसको टॉप 100 या टॉप 200 MCQs करवाए मेरे भाई, देख लेना, वो काफ़ी आपका कंप्लीट रिवीजन करवा देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है 46 का। 46 के सवाल के बारे में बात करें तो ट्रांजिशन इफेक्ट खालिस्तान के लिए लागू होते हैं। तो किसके लिए लागू होते हैं साथियों, स्लाइड के लिए लागू होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें पोर्टेबल डिवाइसों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं मेरे भाई, याद रखना जो पोर्टेबल डिवाइस होती है उनका यूएसबी का प्रयोग किया जाता है, यूएसबी पोर्ट का। नेक्स्ट बात करते हैं प्लॉटर एक्यूरेसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी एवं खालिस्तान के पदों में मापा जाता है। तो किस में मापा जाता है साथियों, याद रखना रेजोल्यूशन के पदों में मापा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर की प्रथम से पंचम पीढ़ियों के संदर्भ में निम्न में से सही श्रृंखला बतानी है आपको। तो देखो साथियों सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब रही, वैक्यूम ट्यूब के बाद में CDC 3600 रह गया, फिर IC, फिर VLSI, फिर ULSI आ जाती है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन सी फंक्शन कुंजी माउस के राइट बटन के रूप में कार्य करती है। तो कौन सी करती है मेरे भाई, शिफ्ट के साथ में F10 दबाकर देख लेना, वैसा ही काम करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं अस्थायी तौर पर डिलीट की गई फाइलों या फिर फोल्डरों को स्टोर करता है। तो कौन करता है मेरे भाई, सारी की सारी जो फाइलें होती हैं वो रिसाइकल बिन में जाती हैं, तो आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पूछा गया, तो कौन सा आता है मेरे भाई, फायरफॉक्स आता है। ठीक है, ये जैसे मैक आ गया, लिनक्स, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पर से फायरफॉक्स लगा देना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है गणित का। देखो सवाल क्या दे रखा है कि अवरोही क्रम में विकल्प को चुनना है। पहले थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, 3/4 होता है ना मेरे भाई, इसको थोड़ा सा मैं पतला कर लेता हूँ भाई, इतना काफ़ी है। 3/4 ये रहा, 3/4, 3/4 को अपन पॉइंट 75 लिखते हैं। ठीक है साहब। दूसरा बात करें, दूसरा कौन सा होता है यहाँ पर से 2/3, 2/3 को कितना लिखते हैं, 0.5625 लिखते हैं। ठीक है। तीसरा बात करें 9/16 और हो गया, 9/16 को अपन कितना लिखते हैं, 0.5625 लिखते हैं। ठीक है। तीसरा बात करें मेरे भाई 5/12, 5/12 को कितना लिखते हैं, यहाँ पर से 0.4166 लिखते हैं। तो यहाँ पर से देख लो अवरोही क्रम में पूछा गया है, मतलब कि बड़े से छोटे की तरफ आपको बताना है। पहला नंबर किसका आएगा, पहला नंबर इस महाशय का आएगा 3/4, 3/4 इसका नहीं है, इसका नहीं है, ये 2 बच गए। दूसरा बात करते हैं, दूसरा कौन सा बचा मेरे भाई, यहाँ पर से 5.6 ये बता रहा था, ये दोनों समान समान आ रहे हैं, तो देखो यहाँ पर से कौन सा नहीं आएगा, ये इधर आ गया, फिर ये 2/3 आ जाता, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आप पहला लगा देना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 36.343 के ऊपर बार दे रखा है, भाग दे रखा है 7 का, और इसके बराबर पूछा गया है। देखो साथियों इसके बारे में कुछ भी नहीं करना है, पहले बात करते हैं अपन 36 के बारे में, तो 36 को अकेले बैठा दो, फिर बात करेंगे अपन के इसके बारे में 343 के बारे में। ये रहा भाई 343, 343 में 3 घटा दो और इसके नीचे लगा दो कितना, 990 लगा दो। बार को जैसे ही अपने हटाया तो अपने पास में ये आ गया। अब अपने पास में क्या बचा, 36 प्लस का 34 बटा अपने पास में कितना बचा मेरे भाई, 99 बचा। ठीक है। अब इन सभी को आपने एलसीएम लिएगा, एलसीएम लेने के बाद में आपके पास में क्या बचा, 3598 बटे आपके पास में 99 × 7 कर दिया गया। जब आपने इसको भाग दिया तो आपके पास में बचा 5.1919। ठीक है। तो यहाँ पर से कौन सा सही रहेगा साथियों, ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल क्या दे रखा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यदि वह उस वस्तु को 23% लाभ पर बेचे तो 1600 रुपये अधिक लाभ प्राप्त होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो साथियों इन दोनों के लाभ का अंतर पूछना है, दोनों के लाभ का अंतर कितना हो गया, 25 और 23 का लाभ का अंतर हो गया मेरे भाई 8%, कितना हो गया 8% हो गया। ठीक है। अब 8% के ऊपर बात करें तो देखो साथियों यहाँ पर से CP अपन निकाल सकते हैं, तो कितना आएगा 1600 × 100 बटा आपके पास में 8 कर देना। जब आप इसको सोल्व करो तो आपके पास में कितना आएगा, 20,000 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है मेरे भाई, सवाल दे रखा है 56 का, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देकर भी 30% का लाभ कमाता है, अगर उसका लाभ 90 रुपये हो तो बट्टा ज्ञात करना है, मतलब कि डिस्काउंट बताना है। देखो साथियों सबसे पहले अपन बात करें तो 30% के बारे में बात हो रही है, थोड़ा सा इसको मैं पतला कर लेता हूँ मेरे भाई, 30% के बारे में बात हो रही, तो 30% ऑफ जो इसके अंदर से जो CP है वो कितना है मेरे भाई, 90 रुपये आ जाता है। दूसरा बात करें तो देखो यहाँ पर से कितना निकालेंगे अपन, 30/100
100 गुणा CP आ जाता है मेरे भाई, तो यहाँ पर से आपका 90 आ गया। अब CP आराम से निकाल सकते, तो कितना आ गया मेरे भाई, 300 आ गया। CP 300 आ गया। अब अपने पास में से अपन SP निकालेंगे। SP बराबर अपने पास में क्या आ गया, CP प्लस के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो 90 रुपये का लाभ कमा रहा ना, तो इसको ऐड कर दो मेरे भाई, तो कितना आ गया, 390 आ गया। इतना आपने निकाल लिया। अब क्या कह रहा है मेरे भाई, यहाँ पर से MRP की गणना करनी है। MRP की गणना करने के लिए आपके पास में 25% का क्या दे रहा है, वो डिस्काउंट दे रहा है। तो SP बराबर आपके पास में MRP, अपन बोल सकते हैं मार्क प्राइस, MP बोल रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। इसमें से अपन ने 25 घटा दिया। अब अपने पास में इससे क्या बचा मेरे भाई, 390 अपन ने निकाल लिया। और बाद में बात करें तो मार्क प्राइस कितना बता रहा है, तो यहाँ पर से 0.75 देखो अपन रखेंगे और साथ ही MP रख लेंगे। मार्क प्राइस अपने पास में निकल कर कितने आई, 390 बटा 0.75 निकल कर आई, तो यहाँ पर से जो आएगा तो 520 आ गया, ठीक है। और इस 520 के अंदर से साथियों कितना घटा दो, 390 घटा दो मेरे भाई, तो आपका जो आंसर आएगा वो 130 रुपये आएगा। कितना आएगा, 130 रुपये आएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, पहला, दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि किसी गांव की जनसंख्या 9600 है, यदि पुरुषों की संख्या में 8% वर्दी तथा महिलाओं की संख्या में 5% वर्दी हो तो उस गांव की जनसंख्या 10,272 हो जाती है। पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी है। ज़्यादा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, अनुपात से करेंगे, आराम से हो जाएगा। पहला देखो अपन क्या करेंगे, इन दोनों में वर्दी कितनी हो रही है। वर्दी के बारे में बात करें तो देखो साथियों 10,272 है, इसमें से आप घटा दो कितना मेरे भाई, 9,600 घटा दो, तो आपके पास में वर्दी कितनी होगी, 672 की होगी लाडले। कितने की होगी, 672 की होगी। अब अपने देखो कितने परसेंट वर्दी हुई टोटल, 672 बटा 9 कितना आ जाता है साथियों, 96 हो जाता है। इंटू अपने पास में 100 आ गया। तो आपने जब इसको काटोगे तो आपके पास में कितने बार जाएगा, 7% जाएगा। 7% की वृद्धि हुई, मतलब कि टोटल 7% की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर से देखो मैन आ गया, यहाँ पर से वुमेन आ गया। मैन और वुमेन के दोनों को डाटा दे रखा है, तो 8% ये वृद्धि कर रहा है, 5% ये वृद्धि कर रही हैं, टोटल इनका 7% हो रहा। तो यहाँ पर से इन दोनों में से घटा दो मेरे भाई, तो यहाँ पर से कितना आ गया, 2 आ गया। और यहाँ पर से कितना आ गया मेरे भाई, यहाँ पर से आ गया 1 आ गया। इतना आपने कर लिया। अब इनका जो रेशियो कितना आएगा मेरे भाई, 2 और 1 आपके पास में देखने को मिला। 2 और 1 इतना देखने को मिला। अब 3 बराबर कितना है मेरे भाई, 3 बराबर आपके पास में 9600 है। 1 बराबर आराम से निकाल सकते हो, कितना है, 3200 आ जाता है। यहाँ पर से पुरुषों के बारे में पूछ रहा तो मेरे भाई, तो पुरुषों के बारे में बात हो रही, तो यहाँ पर से मल्टीप्लाई कर दो, 3200 को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाता है मेरे भाई, वो आ जाता है 6400। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है मेरे भाई, ये दे रखा है 58 का। 58 के सवाल के बारे में बात करें तो समान धारिता के 3 बर्तन हैं। पहले बर्तन में अम्ल पानी का अनुपात 3:2 है, दूसरे में अम्ल पानी का अनुपात 7 है, 7:3 है, तीसरे में इस प्रकार से दे रखा है। सभी को मिला दिया जाए तो नए मिश्रण का पानी अम्ल और पानी का अनुपात पूछा गया। सरल सा सवाल है। देखो साथियों, पहला बात करते हैं। देखो पहला बर्तन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। इनका नंबरिंग कर देता हूँ। ये 3 नंबर है, ये 2 नंबर है। इतना आपने किया। अब इन दोनों के अंदर से जो अम्ल और वाटर उनका रेशियो अपन देख लेते हैं, 3:2 आ गया। इधर बात करें 7:3 आ गया। अब इनका अनुपात कितना है, 11:4 है। इतना जो दे रखा है वो अपने देखा। अब इन सभी के बारे में बात करें, ये टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पर से कितना हो गया, 10 हो गया। यहाँ पर से कितना हो गया मेरे भाई, यहाँ पर से हो गया 15 हो गया। इतना आपने किया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इनको सभी को समान बनाना है। सभी को समान बनाना तो ठीक है भाई साहब। तो यहाँ पर से कितने से मल्टीप्लाई करोगे, सारे समान हो जाएं। जैसे इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको किससे कर दिया, इसको 3 से कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 30-30 हो गए क्या, ये 30-30 हो गए। ये लो भाई 30-30 हो गए। अब क्या करेंगे अपन, इसका नया अनुपात अपन निकालेंगे। देखो थोड़ा सा मैं इसको इधर दिखा देता हूँ। ये लो नया अनुपात बात करें। देखो साथियों, पहले अनुपात बर्तन में बात करते हैं। पहला बर्तन किससे मल्टीप्लाई की थी, 6 से मल्टीप्लाई करी। दोनों को कर दो, पानी को और अम्ल को, ठीक है। तो नया कितना आ गया, 6 18 हो गया। दूसरा बात करें तो साथियों 6 दूनी 12 हो गया पहला बर्तन। दूसरा बर्तन कितना हो गया मेरे भाई, यहाँ पर से 3 से मल्टीप्लाई किया था ना, 7 × 21 और यहाँ पर से 3 × 9 हो गया। तीसरा बर्तन बात करें तो तीसरा बर्तन कौन सा हो गया मेरे भाई, अपने किसने से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर से 2 से मल्टीप्लाई किया ना, 11 दूनी 22 कर दो, 22 और साथ ही 8 हो गया। अब यहाँ पर से जो वाटर उसको जोड़ दो। ये लो भाई जोड़ दो इसको। यहाँ पर से कितना आया, यहाँ पर से 18 प्लस का 21 प्लस का 22। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरा बर्तन में बात कर दो साथ ही, दूसरा जो कितना है 12 प्लस का 9 प्लस का 8 कर दो। तो यहाँ पर इन सभी को जोड़ दो, 21 और 29 आ गया। 61:29 कौन सा है भाई,
61:29 है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। वह रैखिक समीकरण लिखिए जिसके आलेख के प्रत्येक बिंदु की कोटि उसकी भुजा की 3 गुणी है। तो सीधी सी बात आ जाती है मेरे भाई, यहाँ पर से कौन सी आएगी? देखो 3 गुणी के बारे में बात हो रही है तो सीधी सी बात लिख दो भाई, y बराबर 3x कर दो। ऑप्शन नंबर आपका पहला लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल करना है। 21x प्लस 47y बराबर 110 दे रखा है, दूसरा दे रखा है 47 प्लस 21y बराबर 162 दे रखा है। कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, सबसे पहले अपन बात करें, देखो साथियों यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, देखो इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ मेरे भाई। क्या कर देता हूँ? इसको नंबरिंग कर देता हूँ। एक नंबर इसको दे दिया और दूसरा इसको दे दिया। अब क्या किया मैंने भाई, इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ दिया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जैसे ही मैंने जोड़ा तो अक्स के टर्म एक जगह जुड़ गई और वाई की एक जगह जुड़ गई। तो 21 47 कितना हो गया? 68 हो गया। 68 अक्स प्लस का 68 वाई हो गया। और इधर अपन 110 और 162 को किया, कितना हो गया? 272 हो गया। 68 कॉमन ले लो, अक्स प्लस वाई बराबर आपके पास में 272/68 हो गया। तो आपके पास में एक इक्वेशन बनी। जब इसको भाग दोगे तो आपके पास में कितना आ गया? 4 आ गया। तो अक्स प्लस वाई बराबर आपके पास में 4 आ गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ मेरे भाई। कितना दे दिया? 3 दे दिया। अब जैसे ही 3 दिया आपने इक्वेशन, आपने अब तो ये जोड़ कर किया। अब क्या करूँगा मैं? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देता हूँ। ठीक है, क्या करेंगे? या फिर अपन ये करो कि इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दे लाटे। तो यहाँ पर से क्या आ गया? जब इनको घटाओगे तो आपके पास में x माइनस वाई बराबर आपके पास में 2 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर मैंने मेरे भाई कितने दे दी? 4 दे दी। 4 इक्वेशन हो गई। अब क्या करोगे मेरे भाई? इक्वेशन 3 को जोड़ दो और इक्वेशन 4 को जोड़ दो। इन दोनों को अपने जोड़ा तो अपने पास में क्या आया? x प्लस वाई और साथ ही x माइनस वाई बराबर आपके पास में 4 प्लस 2 आ गया। क्या क्या कट गया मेरे भाई? ये y कैंसिल चला गया। जोड़ना है इनको, तो जोड़ा तो अपने पास में से क्या निकल कर आया? यहाँ पर से ये निकल कर आया, देखो x की जो वैल्यू निकल कर आई मेरे भाई कितनी आ गई? 3 आ गई। और y की जो वैल्यू निकल कर आ गई वो 1 आ गई। इतना आराम से कर सकते हो। तो आपका जो आंसर रहेगा मेरे भाई कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एकदम सरल सा सवाल है। एल एम प्लस एल दे रखा है और प्लस एम प्लस 1 दे रखा है। ये 1 है मेरे भाई, याद रखना। ये गुणनखंड आपसे पूछा गया है। क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, जैसा दे रखा है वैसा कर सकते हैं। आ रहा है तो अपन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले में क्या करोगे मेरे भाई? एल कॉमन ले ले मेरे भाई, और इस वाले में क्या कॉमन ले ले? 1 कॉमन ले ले। तो अपने पास में से एल कॉमन लिया, एम प्लस 1 बच गया। ठीक है, एम प्लस 1 बचा लाडले, और यहाँ पर से अपने 1 कॉमन ले लिया तो एम प्लस 1 बच गया। इतना आपने यहाँ पर से इन दोनों में टर्म से क्या करोगे? एल प्लस 1 कर दे दूसरे में और एम प्लस 1 कर दे। 2 टर्म हो गई, दोनों चीज़ें आपके पास में पता चल गई। तो आपका जो आंसर आना चाहिए था एल प्लस 1 और एम प्लस 1, ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। सरल सा सवाल है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 62 का। सवाल क्या दे रखा है कि कोई राशि 4 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि साधारण ब्याज की दर 2% वार्षिक अधिक हो तो ब्याज के रूप में 3600 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो मूलधन आपसे पूछा गया। कुछ नहीं करना मेरे भाई, ऐसा ही बराबर PRT लगा दे। कौन सा लगा दे? PRT लगा दे। सारी चीज़ें आपके पास में मालूम है, वो सब लिख दो यहाँ पर से। तो देखो 3600 तो ये आ गया, और P की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है। R की वैल्यू मेरे पास में पता है कितनी है? 2 आ जाती है। T की मेरे पास पता है 4 आ जाती है, बटा 100 लगा दे। P की वैल्यू आराम से निकाल सकता है। तो कितना आएगा मेरे भाई? 45,000 रुपये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा आ गया? ये लो भाई 63 का। 63 का सवाल क्या कहता है? कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्ष में 800 रुपये व 3 वर्ष में 900 रुपये हो जाती है। चक्रवर्ती ब्याज की दर बतानी है। कुछ नहीं करना मेरे भाई, फॉर्मूला लगाना है। R बराबर आपके पास में A2 माइनस A1 बटा A1 इंटू आपके पास में 100 लगा देना, आराम से आंसर आ जाएगा। A2 की जो वैल्यू है वो 900 है मेरे भाई, A1 की 800 है। कितनी है? 800 आपके पास में दे रखी है, बटा 100 आ जाती है, और इंटू आपके पास में कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। जो इससे कट रहा है उसको काट दो मेरे भाई, यहाँ पर से 800 आएगी। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा। ऊपर वाला जो कितना आएगा साथियों, जब इसको काटोगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो 12.5% आएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। एक आयत का परिमाप ज्ञात करना है।
जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः ये दे रखी है। सरल सा सवाल लगाना है मेरे भाई। 2 × L + B लगा दे फॉर्मूला। आंसर कितना आएगा 2। L की वैल्यू 275 और B की वैल्यू अपने पास में से 2 आ जाते हैं। इन सभी को जोड़ोगे तो आपके पास में कितना आएगा 900। अब देखो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने वाली बात है। दोबारा से मैंने क्या किया, गलती क्या की मेरे भाई। फॉर्मूला मेरे को पता है L + B लगाया, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में है मेरे भाई, यहाँ मीटर में है, तो चेंज में कर लो। किस में करोगे मेरे भाई, देखो इन सभी को सेंटीमीटर में बना लो। 2 × आ गया साथियों 275 आ गया और साथ में आपके पास में 200 आ गया। तो आपके पास में कितना आया 950। ये सेंटीमीटर में आ गया मेरे भाई। अब अपने को चाहिए मीटर में, तो इसमें से भाग दे 200 का, तो कितना आ गया 9.50 मीटर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, पहले वाला सही रहा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है 65 का। 65 का सवाल क्या कहता है कि किसी समांतर चतुर्भुज को भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। सरल सा सवाल है, ज़्यादा कुछ भी नहीं लगाना मेरे भाई। देखते हो अपन क्या करते हैं। अरे बात ऐसी सी कह रहा है, ऐसा ऐसा समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो। इतना आपने किया तो ये मैंने यहाँ कह दिया। अब यहाँ पर से क्या क्या दे रखा है, लंबाई दे रखी है, लंबाई ले भाई 15, और साथ में देखो सारी चीज़ें दे रखी हैं। 15 दे रखी है, 7 दे रखी है और यहाँ पर से 20 दे रखी है। अरे मतलब है कि एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। त्रिभुज का निर्माण हो गया तो इसका डबल कर देना, जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पर से सबसे पहले ऐसे निकाल ले मेरे भाई। कितना आ गया 15, 7 और 2, 2 नहीं 20 है। 15, 7, 20 आ जाता है। इसको तो अपने 2 का भाग दिया, तो अपने पास में से कितना आया 42, 42 का 2 का भाग दिया 21 आ गया। कितना आ गया, एस की वैल्यू 21 आ गई। लगा दे फॉर्मूला, कौन सा लगाएगा, वही लगाएगा S - A, S - B, S - C। सारे ABC की तेरे को वैल्यू पता है। वैल्यू पता तो अपने पास में से कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पर से देखो S आएगा, पहले फॉर्मूला है S - A, S - B, S - C वाला लगाओगे तो आपके पास में जो आएगा वो कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पर से आ जाता है 42। कितना आएगा 42 आएगा। अब इसका 42 है मेरे भाई, तो इसका भी 42 हो जाएगा। डबल कर दो इसको, फिर कितना आएगा यहाँ पर से, जब इसको करेंगे तो अपने यहाँ पर से कितना आएगा देखो, तो वो हो जाएगा साथियों कितना 84 हो जाएगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है कि 15 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल ये दे रखा है, बस इसके बारे में बात करते हैं। देखो साथियों, यहाँ पर से जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, भुजा स्क्वायर होता है। कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है। अब अपन ने क्या किया कि एक भुजा है, उस वर्ग है, उस वर्ग की भुजा मैंने क्या मान ली, ए मान ली। क्या मानी मेरे भाई, ए मानी। और बाद में क्या करा है कि A² बराबर अपने पास में 15 दे रखा है। यदि हम क्या करते हैं कि प्रत्येक 1 मीटर भुजा को अपन क्या मान लेते हैं, 15 मान लेते हैं, तो अपने पास में से क्या होगा साथियों, यहाँ पर से जाता है जो आंसर आएगा 15 वर्ग, जिसमें से प्रत्येक भुजा 1 मीटर है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, ऐसा सा सवाल दे रखा है, थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है। ऐसा सा है मेरे भाई, ये लो, ठीक है, इसके साथ में एक ये सर्किल बना हुआ है, ठीक। और ये क्या कर रहा है कि कोण ABC 69 डिग्री है, कोण ACB 30 डिग्री है। तो अब कोण पूछा गया साथियों, कोण BD का एंगल पूछा गया। देखो साथियों, अपन सबसे पहले बात करते हैं। देखो यहाँ पर से जो कोण है, याद करेंगे तीनों कोणों का। तो कोण यहाँ पर से बात करते हैं सबसे पहले कोण BAC, कोण BAC के बाद में कोण ABC, और साथ ही कोण आ जाता है साथियों कोण ACB। तो जो टोटल होता है वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर से दो की चीज़ें वैल्यू की दे रखी है, किस किस की वैल्यू दे रखी है, एक तो 69 दे रखी है, B की वैल्यू दे रखी है मेरे भाई, और दूसरे वाली C की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पर से कितना आ गया साथियों, 180 के अंदर से आप घटा दो कितना, यहाँ पर से घटा दो, जब आएगा यहाँ पर से आएगा ये आ गया, और ये दोनों टोटल करोगे तो अपने पास में से कितना आ गया, ये आ गया 100, ठीक। तो आपके पास में जो एंगल बचा वो 80 डिग्री बचा। अब अपने पास में से क्या है, ये एक दोनों त्रिभुज समान आ जाते हैं। यहाँ पर से दोनों त्रिभुज समान आएंगे तो देखो क्या आएगा, कोण BDC बराबर आपके पास में साथियों कौन सा है, कोण BAC। दोनों बराबर हैं तो आपके पास में जो एंगल बनेगा वो 80 डिग्री का बनेगा। आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। ये रहा भाई 68 का सवाल क्या कर रहा है कि A और B दो साझेदारों ने एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। 3 माह बाद A ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा B ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। 10 माह बाद कुल 760 रुपये के लाभ में से A का भाग आपसे पूछा गया।
सरल सा सवाल है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। ये तो ए भाई साहब रहे, ये बी भाई साहब रहे। अब इन्होंने क्या किया, 4:5 के बारे में बात हो रही, तो ये 4x मान लिया मैंने, इसको 5x मान लिया। अब इन्होंने क्या किया, ये क्या करा, 3 माह तक तो इसका सारा काम था, ठीक है साहब। इसने भी कितना किया साथियों, इसने भी 3 माह तक चलाया, ठीक है साहब। तो ये कितना हो गया, ये 12x हो गया और ये 15x हो गया। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि साथियों इसने 3 माह बाद में 1/4 भाग काट लिया। 1/4 भाग काट लिया मतलब कि 4x के अंदर से 1/4 अपने घाट निकाला, तो अपने पास में से कितना है मेरे भाई, ये आ जाता है 3x आ गया। और ऐसा ही इसने बताया तो साथियों 1/5 इसमें से निकाल लेते तो अपने पास में से कितना है साथियों, ये आता है यहाँ पर से 4x आ गया। अब इनका जो 10 माह के बारे में बात हो रही है, तो 7 माह और बचे, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो भाई 7 माह आ जाता है यहाँ पर से। अब यहाँ पर से कितना आया, ये आ जाता है 21x और ये जाता है 7 चौक 28x आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर से आपके पास में ए का शेयर बी का शेयर दोनों का पता चल गया। तो यहाँ पर से देखो साथियों, पहले ए के बारे में बात करते हैं। तो ए का कितना आ गया, पहले तो 12x था 3 माह तक, और बाद में साथियों 21x था, टोटल कितना हुआ 33x हो गया। वैसा ही बी के बारे में बात करें तो साथियों ये 15x हो गया, और इधर बात करें तो साथियों ये 28x हो गया। इनका टोटल कितना आया मेरा भाई, ये 43x हो गया। इतना आपने कर चुके हो। अब अपने पास में इन दोनों का जोड़ दो, 33x प्लस का और 43x बराबर आपके पास में 760 आ जाता है। इन सभी का टोटल करोगे तो 76x आ जाता है, इधर 760 आ जाता है। x की वैल्यू कितना आई, 10 आ गई, और a का वैल्यू पूछा गया है, तो यहाँ पर से 33 से मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल क्या करा कि राम प्रसाद मोटरसाइकिल से तथा श्यामलाल कार से अजमेर से जयपुर आते हैं। मोटरसाइकिल की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार की रफ्तार है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। 14 मिनट तक चलने के बाद दोनों के बीच की दूरी का अंतर क्या होगा। सरल सा सवाल है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। करना क्या है, सबसे पहले बात करें तो दोनों एक ही दिशा में आ रहे हैं, तो सापेक्ष चाल घट जाएगी। तो 90 माइनस का 60 कर दे मेरे भाई, कितना आ गया, 30 आ गया। अब यह क्या पूछ रहा है, देखो साथियों 14 मिनट के बारे में बात हो रही है, तो देखो 14/60 कर लो, तो यहाँ पर से कितना किलोमीटर हो रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए 60 का भाग दे दिया अपन ने, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो 30 का, तो आपके पास में कितना आ गया, ये 0 से 0 कट गया, यहाँ से 2 आ गया, और यहाँ से 7 आ गया, तो 7 आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल क्या दे रखा, देखो सवाल दे रखा कि अमित किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है तथा पुनीत उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। पुनीत 10 दिन तक अकेला कार्य करता है तथा उसके पश्चात कार्य छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को अमित अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। सरल सा सवाल, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। पहले बात करते हैं अपन अमित के बारे में, कितना करता है 1/5, 1/25 उसकी कार्य क्षमता जाती है। उसी प्रकार से पुनीत के बारे में बात करें तो कितने आ गई मेरे भाई, 1/20 आ गई। अब ये क्या कह रहा है साथियों कि पुनीत 10 दिन तक काम करा, तो ये उससे मल्टीप्लाई कर दो, 1/20 बराबर आपके पास में 1/2 आ जाता है। मतलब कि कुल कार्य का 1/2 हिस्सा उसने कर दिया, तो 1/2 उसके पास में बचा साथियों। 25 उसका यहाँ पर से देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर से 12.5 दिन आपको देखने को मिलेगा। 12.5 कौन सा है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि 5 छात्रों का औसत भार 40 किग्रा है। कितना है मेरे भाई, 40 किग्रा है, ठीक है। यदि उसमें से एक छात्र जिसका भार 50 किग्रा छोड़ जाता है, शेष बचे छात्रों का औसत भार पूछा गया। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 5 का कितना है, 40 है, कितना हो गया मेरे भाई, 200 हो गया। उसी प्रकार से इस 200 के अंदर से 50 भार वाला एक चला गया, तो टोटल लास्ट में कितना बचा, 150 बचा। और जो छात्रों की संख्या होगी 4 होगी, तो 150 में 4 का भाग दे दो मेरे भाई, तो आपके पास में आंसर आएगा 37.5, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल क्या दे रखा कि 36x² माइनस का 49, साथ ही दे रखा कि 6x² माइनस 25x प्लस 21 बहुपदों का लघुत्तम समापवर्ती आपको बताना है। पहले बात करते हैं 36x² माइनस 49, इसका अपन क्या कर सकते हैं मेरे भाई, a² माइनस b² लगा देना। कौन सा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी लगा दे। इसमें से कर सकता है, क्या कर सकता है, तो यहाँ पर से आएगा साथियों 6x माइनस का 7 और साथ ही 6x प्लस का 7 आ गया। इतना आपने किया। अब बाद में लास्ट में क्या दे रखा है मेरे भाई, इस गुणनखंड को आप तोड़ सकते हो, तो यहाँ पर से देखो साथियों किस प्रकार से तोड़ोगे। 6x² माइनस का बात करें तो साथियों कितना आ गया, ये हो गया 18x माइनस का 7x प्लस का 21 हो गया। अब इसमें से कॉमन लेकर आप आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पर से क्या क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर से कॉमन जाता है, देखो साथियों 6x कॉमन ले लिया मैंने, तो x माइनस का 3 आ गया। इधर बात करें तो साथियों 7 माइनस का 7 ले लेते हैं, तो x माइनस का 3 आ गया। तो यहाँ पर से 6x माइनस का 7, तो एक तो ये बच गया और दूसरा x माइनस का 3 बच गया, ठीक है।
अब इसका लेना क्या है, एलसीएम लेना, तो एलसीएम आराम से ले सकते हो मेरे भाई। तो क्या कहेगा, 6x माइनस का 7 आ गया, और इसी के साथ में साथियों कौन सा आ गया, 6x प्लस का 7 आ गया, और इधर बात करें तो साथियों x माइनस का 3 आ गया। तो आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, देखो यहाँ पर से बात करें तो x माइनस का 3 आ गया, 6x माइनस का, यह ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा कि 6x² माइनस 6x² वाई x माइनस वाई, और साथ ही दे रखा कि x² प्लस का 2xy प्लस y², साथ ही दे रखा है कि 18xy² x माइनस वाई का होल स्क्वायर दे रखा है, और 12x साथ में ही x माइनस वाई की पावर 3 दे रखी है, यहाँ पर से दे रखा है। तो इसका महत्तम समापवर्त्य आपसे पूछा गया है। तो साथियों इसको अपन किस प्रकार से करेंगे, इसको तोड़ लो ना, आप एक काम करो, इसको तोड़ लेते हैं अपन। किस प्रकार से तोड़ेंगे, यह जाएगा 2 × 3 x², और साथ ही बात करें y दे दिया, और साथ ही बात करें तो x माइनस वाई दे रखा है। इधर बात करें तो साथियों क्या दे रखा है, x² प्लस का कितना दे रखा है, यहाँ पर से बात करते हैं, देखो साथियों 2x प्लस का y² दे रखा है। कितना दे रखा है, 2x प्लस का 2xy प्लस का y² दे रखा है। इधर बात करें इस वाले को तोड़ लो आप, 6×18 में जाएगा ना, 2 × 3 वाला, तो 2 × 3 x y² दे रखा है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर दे रखा है। इसी प्रकार से बात करें तो साथियों ये दे रखा है 12 वाला, तो 12 वाले को अपन क्या करेंगे, 2 × 2 × 3 और x माइनस वाई का जाता है। इस प्रकार से अपने को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। तो यहाँ पर से इन दोनों तीनों में से बात की जाए तो साथियों क्या जाता है, यहाँ पर से अपने पास में जाता है 2 × 3 × x, साथ ही बात करें x माइनस वाई आता है, तो यहाँ पर से जो आएगा तो 6x और x माइनस वाई आता है। ठीक है, तो यहाँ पर से कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। 40 प्रक्षेपों का माध्य 160 था, यदि पुनः जांच करने के बाद में ज्ञात हुआ कि माध्य की गणना 165 के स्थान पर भूलवंश 25 लिखा गया, तो शुद्ध माध्य ज्ञात करना है। मतलब क्या रहा है साथियों, n इजिकल टू आपके पास में 40 कह रहा है, ठीक है, और माध्य कितना पूछा है साथियों, यहाँ पर से बता रहा है कि 160 बता रहा है। तो माध्य का अंदर सूत्र क्या होता है कि प्रक्षेपणों का योग बटे प्रक्षेपणों की संख्या होती है। तो यहाँ पर से साथियों अपन क्या निकालेंगे, सिग्मा x बराबर आपके पास में जाता है 160 इंटू आपके पास में n आ जाता है। तो सिग्मा x की जो वैल्यू आएगी मेरे भाई 64 आ जाएगी, कितनी आएगी, 64 आ जाती है। अब यहाँ पर से कितना आ गया, 125 यहाँ पर चला जाता, तो यहाँ पर से माइनस कर दो, 125 माइनस कर दिया तो अपने पास में कितना आ गया, 6275 आ गया, 6275 आ गया। अब यहाँ पर से साथियों कितना आ गया, इसमें से 165 लिखना था, 165 को जोड़ दो तो आपके पास में कितना आएगा, वो आ जाता है यहाँ पर से, वो आ जाता है 6440 आ गया, और 6440 में से 4 इसका भाग दे दो तो कितना आएगा साथियों, 161 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा कि निम्नलिखित आंकड़ों में यदि 25 के स्थान पर 52 ले लिया जाए तो नई माध्यिका क्या होगी। पहले बात करते हैं माध्यिका निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, सारे टर्म हैं, ये कितनी है, यहाँ पर से n की संख्या मेरे भाई 9 दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पर से जो टर्मों के बारे में बात करें तो इसको सबसे पहले अपन छोटे से बड़े की तरफ अपन लिख लेते हैं। छोटे से बड़े के अंदर से बात करें तो देखो साथियों अपने पास में से क्या आ गया, 19 25 इस प्रकार से लिखा आपने। तो यहाँ पर से जो n प्लस 1/2 आया तो अपने पास में जो पाँचवा पद आएगा मेरे भाई वो 32 आएगा। कितना आएगा, 32 आएगा। अब क्या कहा गया कि साथियों 25 के स्थान पर 52 ले लिया जाता है, 25 के स्थान पर 52 ले लिया गया। फिर इसको दोबारा से लिखा अपने साथियों, तो n बराबर दोबारा से 9 आ गए, तो दोबारा से लिखते हैं तो n/2 अपने पास में क्या पाँचवा पद आता है, दोबारा से पाँचवा पद लिखते हो तो अपने पास में 35 आंसर आता है। ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा, आराम से कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा देखो, यदि किसी डेटा का माध्य 50 है तथा माध्य से माध्य विचलन 10 है, यदि सभी प्रक्षेपों को 2 से गुणा कर दिया जाए तो नया माध्य विचलन क्या होगा। सीधी सी बात हो रही है मेरे भाई, कितना है 10 आ जाता है, 10 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, सारे माध्यों को 2 से गुणा करो तो आंसर आएगा 20। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल क्या दे रखा देखो, सवाल दे रखा कि जालोर पर सोनग्रा चौहान ने किससे पराजित कर अपना अधिकार किया था। तो किसको किया था मेरे भाई, तो ये याद रखना, यह जाता है प्रतिहारों को हराकर। नेक्स्ट बात करते हैं। राणा अमर सिंह से समझौता करने के लिए भेजे गए मुगल दूतों का कालक्रम आपको बताना है। देखो साथियों इसको समझाने के लिए 5 लोग जाते हैं। 5 लोग के अंदर से कौन कौन से, राजकुमार सलीम जाता है, राजकुमार परवेज जाता है, अब्दुल्ला खान जाता है, महावत खान जाता है, और एक राजकुमार खुर्रम जाता है। ये 5 लोग जाते हैं, तो 4 लोगों का तो क्रम वैसे ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा कि राठौड़ शासक जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी विद्वान थे, तो कौन कौन थे साथियों, यहाँ पर से देखो सूरत मिश्र थे,
दूसरा बात करें नरहरि दास थे। दूसरा बात करें तो साथियों नाम आता है बनारसी दास भी यहाँ पर से थे। बनारसी दास के साथ में साथियों नवीन कवि भी थे, सारे के सारे थे। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से महाराणा राज सिंह के काल से निर्मित मंदिर पूछा गया है। अंबिका माता का मंदिर भी बना था, श्रीनाथ जी का मंदिर भी बना था और द्वारिकाधीश का मंदिर, सारे बने थे मेरे भाई, सारे बने थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? तीनों लगा दें क्या? ये लो भाई, तीनों लगा दिया। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित पुरातात्विक स्थल जहाँ से सिर पर पगड़ी धारण की हुई यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो किससे प्राप्त हुई है मेरे भाई? रेड से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं तुंगा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो साथियों जो तुंगा का युद्ध था ये प्रताप सिंह और महादास जी सिंधिया के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस सामंत ने शरण दी थी? तो किस सामंत के द्वारा शरण दी जाती है? तो याद रखना जोध सिंह के द्वारा शरण दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई अलवर किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों को विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। पहला बात करते हैं कि अलवर किसान आंदोलन महाराजा जगजी जय सिंह के समय प्रारंभ हुआ, ठीक है। दूसरा बात करें अलवर में राजपूत किसान आंदोलन के मुख्य केंद्र बानसूर था नागाजी क्षेत्र, ये बात भी सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें अलवर के राजपूत किसान आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से गंगा सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह और माधो सिंह ने किया, ये बात भी सही है। सारे कथन सही हैं साथियों। तो यहाँ पर से कौन सा लगाओगे? यहाँ पर से लगा दो साथियों। यहाँ पर से देखो पहला, दूसरा, तीसरा, ये ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट बात करते हैं भीलों में धार्मिक चेतना जगाने के लिए लसाड़िया आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे साथियों? संत मावजी थे। नेक्स्ट बात करते हैं वाल्टर कृत राजपूत हितकार्य सभा के संदर्भ में सत्य कथन आपको पूछा गया। तो साथियों सत्य कथन की बात करें तो इसकी स्थापना अजमेर में हुई, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें तो साथियों यहाँ पर था इसमें विशेष परिस्थितियों तथा एक आयु बहुविवाह की अनुमति दी थी, नहीं भाई। दूसरा बात करें इसमें विवाह खर्च की सीमा निर्धारित की थी, ये बात भी नहीं है। विवाह की कम से कम आयु लड़की के लिए 14 वर्ष और लड़के के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई, ये बात सही है। पहला और चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं गलत युग्म को पहचान करनी है। बूंदी के बारे में बात करें, बूंदी प्रजामंडल के तो कांतिलाल का संबंध आता है। करौली प्रजामंडल का त्रिलोक चंद्र माथुर से आता है। अलवर प्रजामंडल का हरिनारायण शर्मा से आता है। झालावाड़ के बारे में बात करें तो झालावाड़ है, यहाँ पर से देखो साथियों पन्नालाल त्रिवेदी लिख रखा, तो ये बात यहाँ पर से गलत आ जाती है। बात की जाए झालावाड़ प्रजामंडल के बारे में तो इसकी स्थापना नवंबर 1946 में होती है, ठीक है। नवंबर 1946 के अंदर से होती है। इसमें से मांगीलाल भव्य ने और साथ ही मदन गोपाल, कन्हैयालाल मित्तल और मकबूल आलम, ये सारे आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से चौथा लगा लेना। नेक्स्ट बात करते हैं किस देशी रियासत ने विलय पत्र पर सबसे अंतिम में हस्ताक्षर किए थे? तो मेरे भाई धौलपुर के द्वारा किए गए थे। और कब किए गए थे मेरे भाई? ये भी याद रखना 14 अगस्त 1947 को किए थे। ये तो सबसे अंत का था। सबसे पहले करने वाला कौन था? सबसे पहले भी लिख लो फिर। सबसे पहले कौन था? बीकानेर था मेरे भाई। और बीकानेर का कौन है? 7 अगस्त की बात होती है। 7 अगस्त कब? 1947 को सबसे पहले इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं। और कौन था वहाँ का शासक? शार्दुल सिंह था, ठीक है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? चौथा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल क्या दे रखा है कि निम्न में से कौन सी रचना नाथुदान महियारिया द्वारा रचित नहीं है? तो साथियों कौन सा नहीं है? चुंडा बावणी नहीं है। तो आप मेरे को कमेंट करके बताना साथियों कि चुंडा बावणी ये किसकी रचना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान लोक गीतों में नाम दे रखा, देखो सुगुनी सासुरा जाया किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो साथियों किसके लिए होता है? पति के लिए होता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों निम्न में से तुर्रा कलंगी ख्याल किस विषय की प्रधानता होती है? तो तुरंगा जो है इसमें होगी आध्यात्मिक विषय की होती है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थानी लोक साहित्य की किस विद्या की प्रस्तुति से पहले छोगा कहने की परंपरा है? तो कौन सी थी साथियों? लोक गाथा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से किस लोक देवी को मुसलमान नानी के रूप में पूजते हैं तथा उनके दर्शन यात्रा को नानी रोहज कहा जाता है? तो क्या करता है साथियों? तो याद रखना हिंगलाज माता को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लोक देवता पाबूजी राठौड़ का विवाह कहाँ और किसके साथ हुआ? तो याद रखना साथियों अमरकोट के सूरजमल सोडा की बेटी फूलम दे के साथ में होता है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है 95 का
नेक्स्ट बात करते हैं ऊंट की खाल और सोने की बरक के साथ मीनाकारी और मुनावरी कला का नाम आपसे पूछा गया, तो साथियों उसको उस्ता कला कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं संस्कृत के उपनयन में से मेल रखने वाला ओरण शब्द राजस्थानी लोक जीवन के किस अर्थ से प्रयुक्त होता है, तो साथियों याद रखना ये होता है देवी देवताओं के नाम से अर्पित जो गोचर भूमि छोड़ी जाती है उनको ओरण कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं संत लालदास जी से संबंधित स्थल नहीं है, तो कौन सा नहीं है मेरे भाई, याद रखना धुवन गांव। धुवन गांव किससे संबंधित है, तो ये आप मेरे को कमेंट करके बताना मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं नाम दे रखा है कि भंवर कड़ी व भोगली आभूषण पहने जाते हैं, तो कहाँ पर पहने जाते हैं मेरे भाई, ये नाक में पहने जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नाथ द्वारा में गुलाबी गणगौर किस दिन मनाई जाती है, तो किस दिन मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल पंचमी को बनाई जाती है। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं सवाल दे रखा है 100 का, राजस्थान का कौन सा नगर चांदी के आभूषण तारकसी के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा आता है मेरे भाई, नाथ द्वारा फेमस है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, देखो नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन बताना है। पहला बात करें राजस्थान में राव समिति द्वारा सुझाए गए त्रिस्तरीय पंचायत स्वरूप को अपनाया गया, बात गलत आती है मेरे भाई। दूसरा बात करें राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 पारित किया गया, ठीक है। दूसरा बात करें दूसरा दे रखा कि अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन हेतु राजस्थान पंचायत अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार पेशा अधिनियम 1999 लागू किया गया, ये बात भी सही आती है। दूसरा और तीसरा सत्य है ओनली, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं सरपंच अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो मेरे भाई ये खंड विकास अधिकारी को सौंपता है। नेक्स्ट बात करते हैं पंचायत की स्थायी समितियों का उल्लेख किस धारा में किया गया, तो साथियों याद रखना ये धारा कौन सी आती है, 55 के आती है। नेक्स्ट बात करते हैं पेशा अधिनियम के तहत ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी होती है, तो कितनी होती है मेरे भाई, याद रखना वो होती है 50%। नेक्स्ट बात करते हैं दूध को निश्चित तापमान पर निर्धारित समय के लिए गर्म करके तुरंत ठंडा करके सूक्ष्म जीवाणुओं को निष्क्रिय करना क्या कहलाता है, तो साथियों उसको पास्चुराइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई सवाल क्या दे रखा देखो 106 का, 106 के सवाल के बारे में बात करें तो अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं तो क्या कहलाते हैं, उनको समबारिक कहा जाता है। और साथियों जो साइंस की टॉप 100 MCQs की क्लास आ रही है उसको लेना न भूलें साथियों, उसके अंदर से जो कंप्लीट साइंस है वो यहाँ पर से आपका रिवीजन करवा देगी। और एक और क्लास मैंने डाली हुई है साथियों जो टेक वाली है, साइंस टेक्नोलॉजी वाली क्लास है, 75 जो MCQs करवाए हैं वो बहुत आपके लिए रामबाण साबित होंगे साथियों, जाकर देख लेना आप उनको, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है कौन सा मेरे भाई, चीनी का जल में घुलना नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं असुमेलित युग्म आपसे पूछे गए। पहला बात करें विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश संश्लेषण यहाँ पर से रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, ये बात यहाँ पर से गलत आती है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है, तो साथियों चालन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है, तो जीवाणु जनित नहीं है कौन सा नहीं मेरे भाई, यह रेबीज नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का यातायात प्रबंधन कहा जाता है, तो साथियों किसको कहा जाता है, गोल्जिकाय को कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा देखो 112 का, 112 का सवाल दे रखा है निम्न में से कौन से दे रखा है रक्त वाहिनियों का संकुचन और प्रसार का कारण क्या था, साथियों चिकनी पेशी। नेक्स्ट बात करते हैं गोवा में आयोजित ओपन नेशनल चैंपियनशिप में तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी आपसे पूछा गया, तो याद रखना मयंक बुर्डक। नेक्स्ट बात करते हैं जुलाई 2025 में राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, तो कहाँ पर किया गया मेरे भाई, पुष्कर अजमेर में किया गया। मार्च 2025 में विमोचित पुस्तक दिया सलाई के लेखक आपसे पूछा गया, तो दिया सलाई के जो लेखक हैं वो याद रखना सचिन मंदा है। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन 2 भारतीय अभिलेखों को शामिल किया गया, तो 2 अभिलेख हैं, तो साथियों गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिवर्ष 17 जून को मनाए जाने वाले मरुस्थलीय और अनावृष्टि रोकथाम हेतु दिवस वर्ष 2025 की थीम के साथ में बनाया गया था, तो देखो कौन सी थीम थी, तो याद रखना यहाँ पर से थी रिस्टोर द लैंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर से सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा साथियों 118 का सवाल के बारे में बात करें। सवाल दे रखा कि जुलाई 2025 में दक्षिणी कोरिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया, तो साथियों किसको नियुक्त किया गया,
किम मिन सियोंग को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं साक्षरता से सशक्तिकरण के उद्देश्य से प्रारंभ नरेगा आखर अभियान का संबंध किस जिले से है? तो किससे साथियों? ये जयपुर से है। नेक्स्ट बात करते हैं मई 2025 में आई केयर द्वारा देश में पहली 2 जीनोम संपादित चावल किस्में विकसित की गई। वो कौन कौन सी है मेरे भाई? याद रखना, DDR चावल 100 और पूसा DST चावल 1 को शामिल किया विकसित की गई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान सरकार द्वारा कच्ची बस्तियों के बच्चों को डिजिटल साक्षर बनाने हेतु कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो कौन सा अभियान शुरू किया गया मेरे भाई? याद रखना, सुकल्प अभियान शुरू किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना और सत्य कथन बताना है। तो पहला बात करें, ये खेल नवंबर 2025 में राजस्थान की मेजबानी में जयपुर में आयोजित होंगे। ये बात सही है, ठीक है। तो यहाँ पर साथ दूसरा कह रखा है इन खेलों का आयोजन मणिपाल विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय का संयुक्त रूप से किया जाएगा। बात यहाँ पर से गलत आती है साथियों, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है साथियों? आपको दे रखा है, देखो हिंदी के सवाल आ जाते हैं। दे रखा है देखो तरु का प्राय नहीं है, तो कौन सा नहीं है मेरे भाई? सिरोहू नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं किस विकल्प में सभी परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा नहीं है मेरे भाई? याद रखना, आता है तिप, थगा, सुश्री और वाहिनी। ऑप्शन नंबर आपका चौथा गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा शब्द चप्पल का विलोम है? चप्पल का मतलब तो गंभीर। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा विलोम युगम गलत आपसे पूछा गया? तो साथियों विजित सजाति, विजातीय सजाति आपका गलत आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं व्यंजन और व्यंजन शब्द में आपसे अर्थ पूछा गया है। तो साथियों एक के बारे में बात करते देखो, व्यंजन है ये पहला तो पंखा है और दूसरा पकवान है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है मेरे भाई? व्रत घेरा और व्रत उपवास जो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो नेक्स्ट कौन सा रखा? लघुतावाचक प्रत्यय से पूछा गया, तो कौन सा है मेरे भाई? डिबिया। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? देखो 130 का सवाल दे रखा है। 130 के बारे में बात करें, प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प बताइए। तो कौन सा नहीं मेरा भाई? सोत धन एला, सोतेला असुमेलित है। नेक्स्ट बात करते हैं किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? तो कौन सा नहीं मेरा भाई? यथा, यथोष्टि धन यथा दे रखा है। देखो यथोष्टि का यथोधन, यथा धन इष्ट दे रखा, तो ये यहाँ पर से गलत आ जाता है। व्यंजन संधि का उदाहरण आपसे पूछा गया, तो कौन सा? देखो अभिषेक आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप उपसर्ग से नहीं बनता? तो कौन सा नहीं बनता मेरे भाई? याद रखना, अपरिचित नहीं बनता। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से अनुपसर्ग रहित शब्द पूछा गया, तो कौन सा आएगा मेरे भाई? अनगढ़ आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तो किस में नहीं है मेरे भाई? सहृदय में नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं धर्माधर्म में कौन सा समास है? तो कौन सा मेरे भाई? द्वंद्व समास है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा आगे? ये रहा भाई 137 का। 137 के सवाल में पूछा गया कि किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग है अप्रत्याशित में हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई किस विकल्प में लोकोक्ति मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? पहला बात करें नेकी और पूछ पूछ भलाई करने में पूछना क्या। दूसरा बात करें न 3 न 13 में पूर्णतः नियंत्रण होना, ये बात गलत आती है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन नरप होए हमें का हानि, लोकोक्ति का भावार्थ आपसे पूछा गया। तो साथियों किसी भी परिवर्तन के प्रति उदासीनता, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो कौन सा मेरे भाई? तो याद आता देखो रंगा सियार होना, पराजित होना, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही। नेक्स्ट बात करते हैं शुद्ध रूप नहीं है, तो कौन सा नहीं है मेरे भाई? शुद्ध रूप के बारे में बात करें दंपत्ति। नेक्स्ट बात करते हैं किस क्रम में सभी शब्द अशुद्ध हैं? तो किस में मेरे भाई? तो देखो यहाँ पर चल जाता है यथेष्ट, योगिराज और शुद्धिकरण, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई सवाल कौन सा दे रखा है? देखो 143 का, शुद्ध वाक्य छांटिए। तो शुद्ध वाक्य छांटिए, वह गालियां बक रहा है, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट बात करें निम्न में से अशुद्ध वाक्य, यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट बात करते हैं देखो एसिलेरेशन का शब्द आपसे पूछा गया, तो एसिलेरेशन का मतलब होता है त्वरण। अब देख रहे हैं साथियों आपको एरर फाइंड करना है, तो यहाँ पर से पहले वाले में आएगा। दूसरा बात करें तो साथियों दूसरे में कौन सा आएगा? यहाँ पर से आता है R500, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो 148 में कौन सा आएगा साथियों? यहाँ पर से आएगा ये तीसरा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वाले में बात करें तो साथियों कौन सा में एरर आएगा? यहाँ पर से हार्डली वाले में आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास में एंटोनिम पूछे गए तो साथियों इसका कौन सा आएगा? ये फोर्थ वाला आएगा, ठीक है।
151 के बारे में बात करते हैं। तो 151 का कौन सा था साथियों, यहाँ पर से कौन सा आएगा, वेरी नर्वस वाले में आएगा, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट वाले में बात करें तो देखो टू बी फेयर एंड स्क्वायर के बारे में बात हो रही, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा साथियों, होनेस्ट आएगा। नेक्स्ट बात करें साथियों, देखो कौन सा आता है 153 का। 153 के बारे में बात करें तो साथियों कौन सा एडिटर आएगा। 155 में बात करें तो साथियों यहाँ पर से कौन सा आएगा, यहाँ पर से आएगा एवरी मस्ट रीड दिस बुक के बारे में बात हो रही, तो पैसिव के बारे में बात हो रही, तो यहाँ पर से कौन सा, दिस बुक से स्टार्ट कर दो, दिस बुक मस्ट बी रेडी बाय एवरीवन के बारे में बात कर लो, तो ऑप्शन नंबर आप कौन सा आएगा, चौथा। नेक्स्ट बात करते हैं बाय होम से स्टार्ट हो रहा है, तो एक्टिव से पैसिव बनाना, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, हु इज़ फीडिंग द चाइल्ड कर लो आप, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट बात करें साथियों, नरेशन के बारे में बात हो रही है, तो बात क्या हो रही है, मयंक सैड टू मी, और वेयर से स्टार्ट हो रहा है, तो साथियों आस्क्ड में चेंज कर दो, तो आस्क्ड में चेंज करोगे तो आपके पास में आंसर कौन सा आएगा, चौथा। मयंक आस्क्ड मी वेयर आई हैड बीन द प्रीवियस नाइट। नेक्स्ट बात करें मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, 157 का दे रखा है। 157 के बारे में बात करें, सी आस्क्ड के अंदर से बात हो रही है, देखो तो यहाँ पर से आंसर कौन सा रहेगा, यहाँ पर से रहेगा चौथे वाला। ठीक है, नेक्स्ट बात करें साथियों, सिनोनिम पूछ रखा है, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, यहाँ पर से आता है फेक। ठीक है, और अब बात करते हैं अपन 159 का। 159 के अंदर से कौन सा आएगा, वन सिक का आई, इसके अंदर से कौन सा आएगा, आई हैड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आज का लास्ट सवाल, तो कौन सा आएगा साथियों, थ्रू आएगा। इसी के साथ में साथियों आपका जो वीडियो का जो पेपर है फाइनल 3 है वो यहाँ पर से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब 2 पेपर हो रहेंगे साथियों कलाम एकेडमी के, उसका भी अपन ऐसा ही रिवीजन करेंगे, जिससे आपके जो 5 फाइनल पेपर हैं उनका रिवीजन बढ़िया तरीके से हो जाएगा। और इसके बाद में साथियों अपन जो बूस्टर एकेडमी के 10 पेपर हैं वो करने वाले हैं साथियों, उनको मैं जल्दी करवाने की कोशिश करूँगा साथियों। ठीक है, और जैसे ही मेरे को समय मिलेगा मैं आपको जल्दी जल्दी इनको करवा दूँगा। और जो रिवीजन की क्लासेज चल रही हैं उनको देखना न भूला करो साथियों। रिवीजन की क्लासेज हैं वो MCQs के ऊपर अपन कर रहे हैं, अब की बार थोड़ा सा नया पैटर्न चेंज हुआ है साथियों। अगर कोई भाई को आपत्ति है तो उसके लिए अपन शॉर्ट नोट्स की क्लास भी जल्दी चलवा देंगे। वैसे मैं मानता हूँ कि साथियों जो थ्योरी से पढ़ोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहती है, थ्योरी आपके लिए सबसे ज़्यादा रामबाण साबित होती है साथियों। मैं पहले थ्योरी से पढ़ाता था, लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट आते थे कि MCQs भी उनको चाहिए होते हैं, तो इसीलिए उनकी जो मनोकामना है उनको फुलफिल करने के लिए अपने अभी की बार है साथियों वीडियो के अंदर से ये MCQs वाली श्रृंखला चलाई है साथियों। ठीक है, जल्दी अपन पुराने दौर में लौटेंगे जिससे आपका रिवीजन भी बढ़िया तरीके से हो जाए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।